हेलो क्लास, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू फॉर्मूलेटर। फॉर्मूलेटर में आप सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द PYQ फॉर द सब्जेक्ट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स फॉर द ईयर 2023। अभी हम लोग PYQ करने जा रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम इस सब्जेक्ट का पेपर कोड की बात करें तो पेपर कोड है आपके सब्जेक्ट का 101606 और ये सब्जेक्ट आपको सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर में पूछा जाता है। ठीक है, अभी हम लोग PYQ 2023 का करने जा रहे हैं और जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ओके, अगर हम बात करें एज पर द यूनिवर्सिटी तो हमारे एग्जाम में 2 वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा आता है आपको सब्जेक्टिव टाइप्स। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि 7 का आंसर करना है। आप चाहो तो 3 को स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे PYQ 2023 का और जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए। यहाँ पे आपको लिखा है क्वेश्चन नंबर में चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7 क्वेश्चंस। आपको केवल और केवल 7 क्वेश्चंस का आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है आपका द डेड लोड इंक्लूड्स किसको इंक्लूड करता है। पहला ऑप्शन है आपका सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, दूसरा है आपका ऑल सुपर इम्पोज्ड लोड, तीसरा है आपका वेट ऑफ स्टेशनरी इक्विपमेंट और चौथा है आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अब देखिए जब भी हम लोग डिजाइन करते हैं कोई भी स्टील स्ट्रक्चर्स तो हम लोगों को लोड का कैलकुलेशन करना पड़ता है और हमारे स्ट्रक्चर पे यानी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर पे वेरियस टाइप्स ऑफ लोड्स आते हैं जैसे कि डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक लोड, स्नो लोड। अगर हम बात करें डेड लोड का तो डेड लोड होता है सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के खुद के वेट को हम लोग डेड लोड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइव लोड या सुपर इम्पोज्ड लोड या मूविंग लोड का तो ये जो लोड है आपका वेरिएबल होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन डेड लोड जो है आपका टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस पे। अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे बोल रहा है द डेड लोड इंक्लूड्स सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो हमें पता है कि डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है द डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर ओनली। डेड लोड क्या करता है, केवल और केवल सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर को इंक्लूड करता है। ठीक है, दीज लोड्स आर रिलेटिवली कांस्टेंट ओवर द टाइम। ये लोड कैसा होता है जी, कांस्टेंट होता है ओवर द टाइम। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन प्लीज आस्क। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या बोल रहा है। द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इन केस ऑफ इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन बट हेल्ड इज टेकन एज। ऑप्शन है आपका 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट जॉइंट, 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट, 5/7 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट जॉइंट, 5/7 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट जॉइंट। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली कोड से लिया गया है और अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, उसका कितना वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 प्लेट है और उस 2 प्लेट को कनेक्शन प्रोवाइड करना है। अगर हम स्टील स्ट्रक्चर्स की बात करें तो या तो हम बोल्टेड कनेक्शन दे सकते हैं, या तो हम रिवेटेड कनेक्शन दे सकते हैं, या तो हम वेल्डेड कनेक्शन दे सकते हैं। कोई भी कनेक्शन देके हम लोग 2 प्लेट को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं अभी आपका ये पहला प्लेट है, दिस इज आवर फर्स्ट प्लेट, और मान लेते हैं ये आपका दूसरा प्लेट है। ये क्या है जी, आपका दूसरा प्लेट है। और इन 2 प्लेट को कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ
वेल्ड लगा दिए इस तरह से। ये जो कनेक्शन दिए इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फिलेट वेल्ड। इसी को क्या बोल देते हैं जी, फिलेट वेल्ड। ठीक है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, फिलेट वेल्ड। और ये जो लेंथ है आपका, ये जो लेंथ है, लेट मी चेंज द कलर, ये जो लेंथ है आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं लेग लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, लेग लेंथ। ठीक है, और ये जो है आपका, ये जो है आपका, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, थ्रॉट थिकनेस। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या जी, थ्रॉट थिकनेस। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, थ्रॉट थिकनेस। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, थ्रॉट थिकनेस। और ये जो लेंथ है आपका, लेट मी चेंज द कलर, ये जो लेंथ है आपका, इसको हम लोग बोल देते हैं थ्रॉट लेंथ। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी, थ्रॉट लेंथ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो प्लेट था, इनको हमने कनेक्शन देना था, तो इस तरह से हम कनेक्शन दे दिए। ये जो कनेक्शन दिए हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग बोल देते हैं फिलेट वेल्ड। और ये जो थिकनेस होता है इसका, ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोल देते हैं थ्रॉट लेंथ। और ये जो आपका प्लेट प्रोवाइड किए हम लोग, इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या, थ्रॉट थिकनेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रॉट थिकनेस। और इस वाले लेंथ को हम लोग बोल देते हैं लेग लेंथ। इस वाले लेंथ को हम लोग क्या बोल देते हैं जी, लेग लेंथ। तो नाउ आई होप what is throat thickness, it is understandable to you. Now come to our questions. Now come to our questions. अब देखिए यहाँ पे इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस का डिफिनेशन लिखा हुआ है। कह रहा है इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड टू द फेस ऑफ डायग्रामेटिक वेल्ड लाइन ज्वाइनिंग द टोज एज शोन। अभी हमने फिगर में दिखाया, वो जो डिस्टेंस होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोल देते थे, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 3 mm। अगर हम इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस की बात करें तो ये जो है आपका 3 mm से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए, 3 mm से। द साइज ऑफ द बट वेल्ड इज यूज्ड, द साइज ऑफ द बट वेल्ड यूज्ड इज स्पेसिफाइड बाय द थ्रॉट डायमेंशन। अगर हमको बट वेल्ड का साइज चाहिए तो वो स्पेसिफाई करता है कौन, थ्रॉट डायमेंशन। Now, second point बोल रहा है in case of complete penetration of butt weld, the effective throat thickness is taken as the thickness of thinner member joint। यहाँ पे क्या लिखा है, thickness of the thinner member, thickness of the thinner member joint। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है ये थिकनेस ऑफ द थिनर मेंबर, थिकनेस ऑफ द थिकर मेंबर, तो ये क्लियर हो गया। हमें क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है, थिनर मेंबर। In case of full penetration butt weld cannot be achieved, an effective throat thickness is 7/8 of the thickness of thinner member। ये देखिए यहाँ पे आपको कोड में भी यही बात मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग देख भी लिए कि क्या लिखा है, 7/8 of the thickness of thinner member, thinner member should be used, but for calculating the stress, अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, then the effective throat thickness is assumed to be 5/8। अगर हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तब उस केस में जो हम लोग इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस लेंगे, दैट विल बी 5/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, बट के लिए पूछा है, तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट ज्वाइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है 7/8 ऑफ द थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर शुड बी ज्वाइंट। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडेबल टू यू। व्हाट इज थ्रॉट थिकनेस, हमें थ्रॉट थिकनेस कितना लेना है, 7/8 लेना है या 5/8 लेना है। अगर हमारा बट हेल्ड टेकन है तो उसके लिए हम लोग 7/8 ले लेते हैं, उसमें भी कौन वाला लेंगे, थिनर वाला लेंगे। लेकिन अगर हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम लोग 5/8 थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आई होप it is clear, yes, no, yes, okay, fine. Now we will move to the next question. See what is our next question. Yeah, question number 1 का C,
नाउ हियर इट इज आस्किंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट हेल्ड शुड बी लेस देन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द साइज ऑफ वेल्ड, 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, 3 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इफेक्टिव थिकनेस क्या होता है, सॉरी इफेक्टिव लेंथ क्या होता है ना। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ कॉलम इज एडजस्टेड बाय ए फैक्टर कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ फैक्टर और के। जो हमारे पास एक्चुअल लेंथ होता है, हम लोग ये जो इफेक्टिव लेंथ है, हम लोग कॉलम का जब डिजाइन करते हैं तो वहां पे यूज करते हैं कॉलम के डिजाइन करने के लिए। ये क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ है उसको हम लोग एक फैक्टर से एडजस्ट करते हैं, और जो फैक्टर से एडजस्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब इफेक्टिव लेंथ जो है आपका डिपेंड करता है एंड कंडीशन ऑफ कॉलम्स पे। हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ एंड कंडीशंस है। एक एंड मान लीजिए फिक्स है, दूसरा फ्री है, बोथ हिंज्ड है, बोथ फिक्स्ड है ना। तो ये सारे एंड कंडीशंस कहलाते हैं, इसी पे आपका इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द एंड कंडीशन। देखिए ये एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है, वेदर एंड्स आर पिन्ड, फिक्स्ड, फ्री और पार्शियली रिस्ट्रेंड। हमारा एंड कंडीशन कैसा है, फिक्स्ड है, फ्री है, पार्शियली रिस्ट्रेंड है, ओके। नाउ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ weld or 40 mm and should be used to carry load and should be used to carry load। हमारा जो है इफेक्टिव लेंथ जो है फिलेट वेल्ड का कभी भी नॉट लेस देन 4 टाइम द साइज ऑफ वेल्ड और 40 mm। देखिए या तो इफेक्टिव लेंथ लेस नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स किससे, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड या 40 mm एंड शुड यूज टू कैरी द लोड, और हमें लोड को भी कैरी करा लेना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द इफेक्टिव लेंथ इज द लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड फॉर विच द स्पेसिफाइड साइज एंड थ्रॉट थिकनेस ऑफ द वेल्ड एग्जिस्ट, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होता है फिलेट वेल्ड का जो कि स्पेसिफाई करता है साइज और थ्रॉट थिकनेस के एग्जिस्टेंस को। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे थे थ्रॉट थिकनेस क्या होता है, थ्रॉट लेंथ क्या होता है, थ्रॉट लेग क्या होता है, तो वो भी स्पेसिफाई करता है कौन, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड। इट इज टेकन इक्वल टू इट्स ओवरऑल लेंथ माइनस ट्वाइस द वेल्ड साइज। तो ये बहुत सारे कोडल प्रोविजन है कि हमको 40 mm लेना है या 4 टाइम्स लेना है या ओवरऑल लेंथ का माइनस करके वेल्ड साइज लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट हेल्ड शुड बी लेस देन, तो आपके पास क्या है, द साइज ऑफ वेल्ड, 2 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, 3 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड और है आपका 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। Is there any doubt or any comment, any suggestions you can ask? Okay. Now question number 4. We are moving to question number D. We are moving to question number D. Question number 1D. Now the practical safety factor for the material of bolts is, actually this will be not practical, this will be partial, okay, please correct it, this will be partial, okay। बोल रहा है द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट इज, ऑप्शन है आपका 1, 1.10, 1.15, 1.25, 101, 1.10, 1.15, 1.25, ओके। अब अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये एक प्रकार का फैक्टर है जो कि यूज करते हैं हम लोग सेफ्टी ऑफ द मटेरियल के लिए, ठीक है। ये एक प्रकार का फैक्टर है जिसको हम लोग यूज करते हैं सेफ्टी ऑफ द मटेरियल के लिए। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ लोडिंग पे भी, कि हम किस तरह का लोड यूज अप्लाई कर रहे हैं और किस टाइप्स के मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम डक्टाइल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होगा आपका
यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। अगर आप ब्रिटल कर रहे हो तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें पूछा है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल वोल्ट्स। तो अगर हम एज पर द कोड बात करें, एज पर द कोड, और इस सब्जेक्ट में जो हम लोग कोड यूज करते हैं वो है आपका IS 800 2007। एज पर द IS 800 2007 अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमें पार्शियल फैक्टर ऑफ मटेरियल वोल्ट के लिए दिया हुआ है IS 456 2007 में। टेबल नंबर 5 अगर हम ओपन करेंगे या रेफर करेंगे तो वहां पे मिलेगा पार्शियल फैक्टर, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल्स आर गिवन एज। ठीक है, गामा एम इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल्स। गामा एम से हम डिनोट करते हैं किसको? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल से। अब इसमें भी 3-4 केसेस हैं, इसमें भी 3-4 केसेस हैं। अलग अलग केसेस के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर मटेरियल अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग केस के लिए पार्शियल सेफ्टी ऑफ मटेरियल अलग अलग है। पहला, व्हेन रेसिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। अगर हमारा व्हेन स्ट्रेस इज गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, अगर रेसिस्टेंस जो है हमारा गवर्न हो रहा है अल्टीमेट स्ट्रेस के कारण, है ना। अभी हमने बोला था किस तरह का मटेरियल, एक जगह हम अल्टीमेट लेते हैं, एक जगह हम लोग इल्ड लेते हैं। तो अगर अल्टीमेट के कारण हो रहा है तो उसके लिए हम लोग लेंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर मटेरियल्स के लिए 1.25। अगर हमारा व्हेन रेसिस्टेंस इज गवर्न बाय यील्डिंग, अगर यील्डिंग के द्वारा रेसिस्टेंस गवर्न हो रहा है तो उसके लिए हम लोग जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज करेंगे मटेरियल के लिए वो लेंगे हम 1.1। और अगर हम बात करें रेसिस्टेंस ऑफ मेंबर्स टू बकलिंग, अगर हमारा रेसिस्टेंस हो रहा है मेंबर में बकलिंग के कारण, तो उसके लिए जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो लेंगे 1.1। और अगर रेसिस्टेंस ऑफ कनेक्शन है, अगर हम कोई भी कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए जो हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे दैट विल बी, अब यहाँ पे भी 2 केस है। एक, अगर वोल्ट फ्रिक्शन टाइप है या रिवीट है तो उसके लिए हम लोग ले लेते हैं 1.25। उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करते हैं जी? 1.25। और अगर हमारा वेल्ड्स है तो इसके लिए हम लोग 1.25। इसमें भी 2 केसेस होता है। एक होता है आपका सॉफ्ट फैब्रिकेशन, अगर सॉफ्ट फैब्रिकेशन है तो 1.25। और अगर हमारा फील्ड फैब्रिकेशन है, तो इसके लिए हम लोग कंसिडर कर लेते हैं 1.5। ठीक है, अभी हमें पूछा गया है क्वेश्चंस में द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द मटेरियल ऑफ वोल्ट इज, ऑप्शन है आपका 1, 1.10, 1.15, 1.25, है ना। तो क्या होगा आप देख के बताएं, तो अभी के लिए हमको हो जाएगा 1.25 व्हेन द रेसिस्टेंस इज गवर्न्ड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अभी आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1.25। ठीक है, चलिए नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का ई क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है 4 ऑप्शन में से कौन कंप्रेशन मेंबर नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका टाई, दूसरा है आपका स्ट्रट, तीसरा है आपका राफ्टर, चौथा है आपका बूम। चौथा क्या है जी? आपका बूम। यहाँ पे कौन कंप्रेशन मेंबर है ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कौन कंप्रेशन मेंबर नहीं है वो पूछ रहा है। अगर हम टाई की बात करें तो टाई जो है एक प्रकार का टेंशन मेंबर होता है, ये टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करता है। टाई जो है आपका टेंसाइल मेंबर है और ये टेंशन फोर्स को रेसिस्ट करता है। तो ऑप्शन टाई तो कंप्रेशन मेंबर नहीं हो सकता है ना। यही ऑप्शन आपका सही है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रट का, तो स्ट्रट एक आपका लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होता है जिसपे कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं। और अगर हम बात करें राफ्टर का और बूम का, तो ये भी एक प्रकार का कंप्रेसिव मेंबर है
या ये कंप्रेशन लोड को रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, ए कंप्रेशन मेंबर इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट दैट इज पुश्ड टुगेदर और कैरीज ए लोड एंड इज सब्जेक्टेड टू ए कंप्रेसिव फोर्सेस दैट टेंड टू डिक्रीज इट्स लेंथ। बात भी सही है। मान लीजिए कि ये आपका मेंबर है और इस पे आप अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो ये मेंबर का लेंथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, तो वही लिखा हुआ है। नाउ ए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू पुलिंग टेंसाइल फोर्स अप्लाइड एट इट्स एंड इज कॉल्ड ए टेंशन मेंबर। अगर यही मेंबर है और हम इस तरह से मेंबर को फोर्स अप्लाई करें तो मेंबर का लेंथ में इलोंगेशन होगा और इस कारण से ये टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट कर लेगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे टेंसाइल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्रेशन मेंबर। तो हमने अभी बोला स्ट्रट, यहीं पे मैं लिखता हूं स्ट्रट, बूम एंड राप्टर, these all are considered as compression member। इन तीनों को हम क्या बोलेंगे जी, कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन मेंबर बोलेंगे। तो आपका कौन कंप्रेशन मेंबर नहीं है, तो टाई, क्योंकि टाई जो है आपका टेंशन मेंबर है और ये टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करता है। ठीक है, ये टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करता है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। Now next questions we have, what is the maximum effective slenderness ratio for a tension member in which reversal occur? Okay, ये भी क्वेश्चंस आपका डायरेक्टली कोड से लिया गया है, और जो कोड हम लोग इस सब्जेक्ट में यूज करते हैं वो है आपका IS 800 2007। हम बार बार कोड का नाम ले रहे हैं, ये आप लोग याद हो जाए आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर इन व्हिच रिवर्सल अकर। ठीक है, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा, मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा टेंशन मेंबर के लिए अगर उसमें रिवर्सल अकर हो जाए। अब यहाँ पे 2 पॉइंट इस क्वेश्चंस में निकल के आ रहा है। एक जो आ रहा है वो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस और दूसरा आ रहा है रिवर्सल अकर। इन दोनों वर्ड का हमें मीनिंग समझना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। अगर हम बात करें स्लेंडरनेस रेशियो का, स्लेंडरनेस रेशियो का, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से, और ये हो जाता है आपका LE/K। ये क्या होता है जी, LE/K। यहाँ पे LE जो है आपका इफेक्टिव लेंथ है। अभी कुछ देर पहले हम लोग इसको डिस्कस किए थे, इफेक्टिव लेंथ है ना। एक्चुअल लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, इफेक्टिव लेंथ। तो LE है आपका इफेक्टिव लेंथ, और K जो है यहाँ पे आपका ये है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। K जो है आपका यहाँ पे है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर हम बात करें K का, तो K भी हो जाता है √I/A। ये हो जाता है √I/A। यहाँ पे I जो है आपका वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और A जो है वो है आपका एरिया। ये क्या है जी, आपका एरिया। ठीक है, तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये होता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ LE/K। LE है आपका इफेक्टिव लेंथ, K है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर हम K की बात करें तो ये भी होता है √I/A। I आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और A है आपका एरिया, है ना। तो अभी हमको क्वेश्चन में पूछा था मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर के लिए अगर उसमें रिवर्सल अकर है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका, रिवर्सल अकर। नाउ हम लोग समझते हैं कि रिवर्सल क्या होता है। ठीक है, रिवर्सल क्या होता है
ड्यू टू अनसर्टनिटी, है ना, अनसर्टनिटी के कारण कभी कभी हमारे स्ट्रक्चर में ऐसा देखा गया है कि कॉम्प्रेसिव लोड जो है वो टेंसाइल में कन्वर्ट हो जाता है और टेंसाइल लोड जो है वो कॉम्प्रेसिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव टेंसाइल में, टेंसाइल कॉम्प्रेसिव में। तो इसी प्रोसेस को या इसी प्रोसेस को या इसी वेज को हम लोग बोलते हैं क्या, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या जी, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। और ये क्यों होता है, तो अनसर्टेनिटी के कारण। जैसे मान लीजिए कि विंड का फ्लो ज्यादा हो गया हमारे स्ट्रक्चर पे, या कभी कभी अर्थक्वेक आ गया, है ना, तो उस केस में ऐसा फेनोमेना देखा गया है कि टेंसाइल कन्वर्ट हो जाए आपका कॉम्प्रेसिव में और कॉम्प्रेसिव कन्वर्ट हो जाए टेंसाइल में, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, नाउ अब हम अगर बात करें एज पर द आईएस कोड, तो मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो टेंशन मेंबर के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए मेंबर इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, यही स्टेटमेंट बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एज पर क्लाउज नंबर 3.8। अब अगर हम बात करें कोड का, तो कोड में जो है क्लाउज रहता है, टेबल रहता है, पेज नंबर रहते हैं। अब आपने साइड में देखा होगा, अगर आप देखोगे आईएस कोड 456/2007 का, तो कोड जो है बहुत ही सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। उसमें अगर चैप्टर 1 है तो उसमें आप देखेंगे 1, फिर उसके बाद 1.1, 1.2, 1.3। अगर चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ तो फिर वहां लिखेगा 2, फिर 2.1, 2.2, 2.3। जो ये लिखा रहता है इसी को हम लोग बोल देते हैं कोड का क्लाउज। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, कोड का क्लाउज। अब अगर आप क्लाउज नंबर 3.8 देखेंगे किसका, IS 800/2007 का, और उसमें भी टेबल नंबर 3, अगर आप टेबल नंबर 3 को रेफर करोगे, लेट मी चेंज द कलर फॉर यू पीपल। अगर आप टेबल नंबर 3 को रेफर करोगे तो वहां पे मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और भी बहुत केसेस के लिए दिया गया है। The maximum effective slenderness ratio for tension member in which stress reversal occurs due to loads other than wind or seismic force is 180। कितना होता है जी, ये 180 होता है। तो आप कोड को रेफर कर सकते हैं, वहां से वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कोड से था। अगर हम अब करेक्ट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 180। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer for this questions. Okay, now if you have any doubt please ask. Yes, no, yes. Okay, now we will move to our next question. अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का जी है आपका, लेसिंग shall be designed to resist a total transverse shear equal to dash of axial force। बोल रहा है लेसिंग का जब हम लोग डिजाइन करते हैं और वो जो टोटल ट्रांसवर्स शियर फोर्स को रेसिस्ट करता है डैश ऑफ एक्सियल फोर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स शियर कितना होना चाहिए एक्सियल फोर्स का, अगर हम लेसिंग को प्रोवाइड करते हैं डिजाइन में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन ये बोल रहा है लेसिंग shall be designed to resist a total transverse shear equal to dash of axial force। जो हम लोग लेसिंग प्रोवाइड करते हैं अपने डिजाइन के लिए, तो कितना टोटल शियर फोर्स होता है एक्सियल फोर्स का। आपका ऑप्शन है 5%, आपका ऑप्शन है 1%, आपका ऑप्शन है 4.3% और आपका ऑप्शन है 2.5%। कितना है जी, 2.5%। ठीक है, अब अगर हम बात करें लेसिंग का, यहाँ पे भी आपको एक वर्ड आ रहा है लेसिंग, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं लेसिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेसिंग इज ए स्ट्रक्चरल टेक्निक यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ बिल्ट अप कॉलम्स और कंप्रेशन मेंबर्स टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट एंड इंप्रूव ओवरऑल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जब हम लोग
डिजाइन करते हैं कॉलम का, तो हम अगर हमारे कॉलम पे लोड ज्यादा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं। उसी मेंबर को हम लोग लेसिंग बोलते हैं। आप लेसिंग को चाहो तो डायगोनली प्रोवाइड कर सकते हो कॉलम में, आप लेसिंग को चाहो तो वर्टिकली प्रोवाइड कर सकते हो कॉलम में। कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेसिंग कंसिस्ट ए सिस्टम ऑफ डायगोनल और वर्टिकल मेंबर्स। अभी हमने बोला था आपको, लेसिंग कंसिस्ट ए डायगोनल और वर्टिकल मेंबर्स कॉल्ड लेसिंग बार और लेसिंग फ्लैट। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं जी, लेसिंग बार या लेसिंग फ्लैट्स, ठीक है। दैट कनेक्ट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ बिल्ट अप कॉलम। और इसका मकसद क्या होता है लेसिंग प्रोवाइड करने का, ये इंडिविजुअल एलिमेंट को कनेक्ट कर लेता है जो हम लोग बिल्ट अप कॉलम बनाना चाह रहे हैं। अब इंश्योरिंग दैट द एलिमेंट्स बिहेव एज ए सिंगल यूनिफाइड मेंबर, फ्लैट और एंगल सेक्शन आर नॉर्मली यूज्ड एज लेसिंग्स, ठीक है। अब हमें कैसे लेसिंग प्रोवाइड करते हैं ये दिखाते हैं फिगर में आपको। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द लेसिंग शैल बी प्रोपोर्शनल टू रेसिस्ट ए टोटल ट्रांसवर्स शियर एट एनी पॉइंट इन द मेंबर इक्वल्स टू एटलीस्ट 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर एंड शैल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ऑल ट्रांसवर्स लेसिंग सिस्टम इन पैरेलल प्लेन्स। देखिए अभी आपका क्वेश्चन था लेसिंग को हमको किससे डिजाइन करना है जो कि टोटल ट्रांसवर्स शियर को रेसिस्ट कर ले, और वो कितना परसेंट होता है एक्सियल फोर्स का। तो यहाँ पे आपको कोड में दिया हुआ है डायरेक्टली, लेसिंग को हमको ऐसा प्रोपोर्शनल करना है कि वो एटलीस्ट 2.5% होना चाहिए, किसका, एक्सियल फोर्स का, ठीक है। जो हम लोग ट्रांसवर्स शियर रेसिस्ट कराना चाहते हैं लेसिंग प्रोवाइड करने के लिए, वो आपका 2.5 होना चाहिए एक्सियल फोर्स का। तो अगर हम इस क्वेश्चन का ऑप्शन को देखें, पहला ऑप्शन है आपका 5%, दूसरा है आपका 1%, तीसरा है आपका 4.3%, चौथा है आपका 2.5%। तो यहाँ पे यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आई होप व्हाट इज लेसिंग एंड हाउ मच एक्सियल फोर्स विल बी रेसिस्टेड बाय टोटल ट्रांसवर्स शियर is clear to you. Okay, it will be resist 2.5% of axial force. Okay, now अब हम लोग देख लेते हैं लेसिंग कैसे बनाते हैं, लेसिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं। मान लेते हैं हमारा ये कॉलम है, मान लेते हैं हमारा ये कॉलम है ना, ये हमारा कॉलम है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से या तो डायगोनली इस तरह से प्रोवाइड कर देते हैं। इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, लेसिंग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, लेसिंग, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कितना परसेंट लोड ये रेसिस्ट करेगा, तो 2.5%। कितना करेगा जी, 2.5%। आई होप this question is understandable to you. If you have any doubt, please ask. Now next we are moving to our next questions. Okay, now question number 1H. Now question number 1H. This is an ideal section for compression is, an ideal section for compression आपका ऑप्शन है, one having different moment of inertia about any axis through its center of gravity। दूसरा है आपका one having same moment of inertia about any axis through its center of gravity। तीसरा ऑप्शन है आपका one having larger length। चौथा ऑप्शन है आपका one made up of costly material। देखिए आइडियल सेक्शन फॉर कंप्रेशन हम किसको बोलेंगे, अगर कोई मेंबर बना है कॉस्टली मटेरियल से तो उसको हम बोलेंगे क्या, आइडियल नहीं बोलेंगे। अगर कोई मेंबर का लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई मेंबर ऐसा है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है अबाउट एनी एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका चांस बन रहा है कि आंसर हो सकता है। और दूसरा है आपका डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी एक्सिस से पास हो जाए। अब अगर हमको आइडियल बनाना है, अगर हमको कंप्रेशन सेक्शन आइडियल बनाना है तो उसके लिए जो कंडीशंस हैं, उसके लिए जो कंडीशंस हैं वो होना चाहिए आपका an ideal section for compression
is that in which one having same moment of inertia about any axis through its center of gravity। तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो सही हो जाएगा। ये आइडियल कंडीशन है अगर आपको किसी भी सेक्शन को कंप्रेशन बनाना है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, एन आइडियल सेक्शन इज वन व्हिच हैज सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तो उसको हम लोग आइडियल कंप्रेशन सेक्शन मेंबर नहीं बोलेंगे। The most important property of the section in a compression member is the radius of gyration। जो compression member में अगर हमको compression member का इन्फ्लुएंस देखना है कि किसका पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंप्रेशन मेंबर सेक्शन के लिए वो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी हम लोग देखे थे रेडियस ऑफ गायरेशन जिसको डिनोट किए थे के से, वो होता था √I/A। आई क्या होता था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ए क्या होता था एरिया। तो आपका जो है कंप्रेशन मेंबर को अगर आइडियल बनाना है तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन एंड दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड बाय स्प्रेडिंग द मटेरियल ऑफ सेक्शन अवे फ्रॉम द एक्सिस। जैसे जैसे हम मटेरियल को एक्सिस से अवे करेंगे ना तो हमारा जो सेक्शन वो आइडियल बनता है। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं आइडियल सेक्शन फॉर कंप्रेशन मेंबर इज ए मेंबर व्हिच हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आई होप it is understandable to you. Now we will move to our next questions. Now we have proof stress for minimum bolt tension is। proof stress for minimum bolt tension is। अब proof stress क्या होता है और वो भी पूछ रहा है मिनिमम प्रूफ स्ट्रेस क्या होगा बोल्ट टेंशन के लिए। ऑप्शन है आपका 0.7 FUB, दूसरा ऑप्शन है आपका 0.5 FYB, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.7 FUB, चौथा ऑप्शन है आपका 0.5 FUB। ये भी क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट कोड से लिया गया है, ये भी क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट कोड से लिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है और इसके बाद आएंगे कि मिनिमम प्रूफ स्ट्रेस बोल्ट टेंशन के लिए कितना लेना चाहिए। अगर हम बात करें प्रूफ स्ट्रेस का तो प्रूफ स्ट्रेस होता है द स्ट्रेस टू व्हिच हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप, जिसको हम लोग शॉर्ट में HSFG बोलते हैं। बोल्ट्स आर प्री टेंशनड, बोल्ट्स आर प्री टेंशन। प्रूफ स्ट्रेस टू व्हिच हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स आर प्री टेंशन। मान लीजिए कि आपके पास HSFG बोल्ट्स हैं, उसको आप क्या करो प्री टेंशन प्रोवाइड कर दो, उसी के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए HSFG बोल्ट है, उस बोल्ट में आप क्या करें पहले ही से यूज करने के पहले उसमें स्ट्रेस प्रोवाइड कर दें। अगर आप उसमें स्ट्रेस पहले प्रोवाइड कर दोगे तो ऐसे फेनोमेना को या ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं क्या प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, अब प्रूफ स्ट्रेस फॉर मिनिमम बोल्ट टेंशन इज 70% ऑफ द बोल्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू IS 800 2007। अगर हम बात करें IS 800 2007 का तो IS 800 2007 बोलता है प्रूफ स्ट्रेस बोल्ट टेंशन के लिए 70% होना चाहिए। किससे? बोल्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, आपका मिनिमम जो है बोल्ट स्ट्रेंथ 70% होना चाहिए ऑफ द बोल्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, बोल्ट के अल्टीमेट स्ट्रेंथ का 70%। अब यहाँ पे FUB क्या है आपका, ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट और FYB है आपका कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी बोल्ट है उस बोल्ट में आप स्ट्रेस पहले जनरेट करा दो, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं प्रूफ स्ट्रेस। अगर हमको प्रूफ स्ट्रेस मिनिमम बोल्ट के लिए लेना चाहिए तो ये होता है 70% ऑफ द बोल्ट्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अब FUB FYB क्या है यहाँ पे आपको रिपोर्ट कर दिया गया है, बता दिया गया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रूफ स्ट्रेस फॉर मिनिमम बोल्ट टेंशन का तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है 0.7, 0.5, 0.7, 0.5 है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्यों? देखिए यहाँ पे एक में है आपका FUB, यहाँ पे है आपका FUB है ना,
दोनों ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, FUB, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना है बोल्ट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है, बोल्ट अल्टीमेट स्ट्रेंथ। यहाँ पे एक्चुअली FYB होगा एक में, ये जो है ना इसका ऑप्शन हो सकता है 0.7 FYB हो। क्यों कि एक आपका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और एक होता है आपका कैरेक्टरिस्टिक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ बोल्ट। तो हमें जो लेना है मिनिमम प्रूफ स्ट्रेस के लिए वो लेना है अल्टीमेट वाला। वो क्या लेना है जी? अल्टीमेट वाला। तो अल्टीमेट को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? FUB से। FUB से हम लोग अल्टीमेट को डिनोट करते हैं, FYB से हम लोग यील्ड को करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन जो है 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, so what is proof stress and how much proof stress we should consider? It is clear to you, है ना। हम लोग 70% लेते हैं किससे? अल्टीमेट बोल्ट स्ट्रेंथ से। नाउ क्वेश्चन नंबर 1J, now question number 1J, the flange is classified as plastic, it outstand length element of compression flange of rolled section is less than। देखिए यहाँ पे बोल रहा है the flange is classified as plastic, फ्लैंज को हमको क्लासिफाई करना है प्लास्टिक, इफ इट आउटस्टैंड एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज इज रोल्ड सेक्शन इज लेस देन। अगर हमारे पास कोई फ्लैंज सेक्शन है और उसको हमको क्लासिफाई करना है एज ए प्लास्टिक, तो उसके लिए आउटस्टैंड एलिमेंट कंप्रेशन फ्लैंज का रोल्ड सेक्शन का कितना कम होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 8.4E, दूसरा है 9.4E, तीसरा है आपका 10.5E, चौथा है आपका 157E। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग एलिमेंट या लेग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए रोल्ड सेक्शन रेफर्स टू द पार्ट ऑफ द फ्लैंज दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द वेब ऑफ द सेक्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एलिमेंट जो है कंप्रेशन फ्लैंज का रोल्ड स्टील सेक्शन, उसको रेफर करता है, उस पार्ट को रेफर करता है जो कि वेब से थोड़ा सा बड़ा हुआ हो, ठीक है। अभी इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेंगे तो और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चरल मेंबर। अब ये जो आउटस्टैंडिंग लेग होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये आपके मेंबर में स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, स्पेशली अंडर द कंप्रेशन लोड। और इसको हम लोग स्पेशली यूज कर लेते हैं किसके लिए? कंप्रेशन लोड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आपका द फ्लैंज इज क्लासिफाइड एज प्लास्टिक। अगर हमको फ्लैंज को प्लास्टिक क्लासिफाई करना है तो उसके लिए इफ आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ रोल्ड सेक्शन इज लेस देन 9.4E एंड फॉर ए वेल्डेड सेक्शन लेस देन 8.4E, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार का सेक्शन आ गया। एक आपका हो गया अगर फ्लैंज क्लासिफाई करना है हमको प्लास्टिक, तो उसके लिए जो आउटस्टैंडिंग एलिमेंट होगा कंप्रेशन फ्लैंज का रोल्ड सेक्शन लेस देन 9.4। अगर आप क्या यूज किए हो? एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज, ठीक है। अगर आप एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लैंज यूज किए हो तो उसके लिए अगर आपको आउटस्टैंडिंग लेंथ के फ्लैंज को प्लास्टिक क्लासिफाई कराना है तो वो हो जाता है आपका लेस देन 9.4E। और अगर आपके पास वेल्डेड सेक्शन है, और उसके फ्लैंज को प्लास्टिक आउटस्टैंडिंग बनाना है तो उसके लिए जो है वैल्यू हो जाता है आपका 8.4E। उसके लिए क्या वैल्यू होता है जी? 8.4E, ठीक है। अब देखिए आंसर तो आपको मिल गया। हम समझ लेते हैं कि आउटस्टैंडिंग लेग किसको बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग किसको बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा टी सेक्शन है। लेट अस कंसीडर दिस इज आवर टी सेक्शन। ये जो है हमारा टी सेक्शन है, ये जो है हमारा टी सेक्शन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? फ्लैंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैंज। और इस वाले पोर्शन को हम लोग बोल देते हैं क्या? वेब।
इसको क्या बोलते हैं जी, वेव। अब अगर हम लोग ये जो लेंथ है आपके फ्लैंज का, ये जो लेंथ है आपके फ्लैंज का, मान लेते हैं TF है, क्या है जी, इसका लेंथ TF है, और मान लीजिए आपने इसको डिजाइन किया, इसी T सेक्शन को डिजाइन किया, लेकिन ये जो है लोड रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है जिसके लिए आपने इसको डिजाइन किया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, या तो इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, या तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ये जो फ्लैंज सेक्शन है इसके लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लेंथ को इधर कुछ इंक्रीज कर दिए। तो ये जो लेंथ इंक्रीज किए, इसी लेंथ को हम लोग बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग लेग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, आप इसको डिनोट कर सकते हैं BW से, आप इसको डिनोट कर सकते हैं BW से। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा दिए T सेक्शन के फ्लैंज में, इसी लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे, आउटस्टैंडिंग लेग। ठीक है, तो आई होप व्हाट इज आउटस्टैंडिंग लेग इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल कमिंग टू द क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है, अगर हमको फ्लैंज है, यही हमारा फ्लैंज था, इसी फ्लैंज को अगर हमको प्लास्टिक कंसीडर करना है, और वो कैसा हो, कंप्रेशन फ्लैंज हो, तो उसके लिए हमको कितना लेस देन होना चाहिए, रॉड सेक्शन 9.4 E, और अगर वेल्डेड है तो उसके लिए 8.4 E। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, B, दैट इज 9.4 E। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, 9.4 E। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर डिस्कशन फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर द डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये PYQ हम लोग 2023 का कर रहे थे, ये ऑब्जेक्टिव का था डिस्कशन। अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ओके, अगर आपके पास कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, कुछ सजेशंस है, तो आप पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। आई होप दिस ऑल क्वेश्चंस आर understandable to you and you have enjoyed this session, so we will further discuss next part. Okay.